इसराइल, एक ऐसा नाम जिसका इतिहास कई परतों में लिपटा है। ये कहानी हजारों साल पुरानी है, बहुत जटिल भी। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी जो हजारों साल पुरानी है, आखिर शुरू कहाँ से होती है। देखिए, आज को समझने के लिए हमें वक्त की गहराइयों में उतरना ही होगा। हमें चलना होगा उन लोगों और उन घटनाओं तक जिन्होंने इस जमीन की पहली पहचान बनाई। तो हमारा ये सफर इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे इसकी प्राचीन जड़ों से, फिर देखेंगे कैसे एक राज्य बना और उसका पतन हुआ, विदेशी शासन का दौर कैसा था, और फिर बिखराव के बाद कैसे एक आधुनिक राष्ट्र का उदय हुआ, और आखिर में बात करेंगे उस संघर्ष की जो आज भी जारी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी प्राचीन जड़ों से, पितृसत्ता के उस युग से जिसकी बुनियाद 2 बहुत अहम नामों पर टिकी है, अब्राहम और मूसा। अच्छा, यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। जो नाम आज हम सुनते हैं, इज़राइल और यहूदी, उनकी जड़ें भी इसी दौर में हैं। देखिए, इज़राइल दरअसल पितसत्ता याकूब का दूसरा नाम था, जिन्होंने 12 कबीलों को एक किया, और यहूदी नाम आया उनके बेटे यहूदा से, जिनके वंशज और उनका धर्म यहूदी कहलाया। तो ये 2 संस्थापक नेता कौन थे? पहले थे अब्राहम, जिन्हें लगभग 2000 ईसा पूर्व में इस वंश का प्रवर्तक माना जाता है। और फिर आया मूसा, करीब 1500 ईसा पूर्व में, जिन्होंने लोगों को न सिर्फ नियम दिए बल्कि ग्रेट एक्सोडस यानी महान बहिरागमन का नेतृत्व करते हुए उन्हें फिलिस्तीन की जमीन पर बसाया। कह सकते हैं कि इन दोनों ने ही लोगों और इस जमीन के बीच के रिश्ते की बुनियाद रखी। तो अब जब लोग एक जगह बस गए तो आगे क्या हुआ? आगे आया एक साम्राज्य के बनने का दौर, एक ऐसा राज्य जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जिसका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। ये कहानी शुरू होती है राजा दाऊद और सुलेमान से, जिनके राज में एक मजबूत एकीकृत साम्राज्य बना। व्यापार दूर दूर तक फैला। लेकिन 937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मौत के साथ ही सब बदल गया। साम्राज्य 2 टुकड़ों में बंट गया, उत्तर में इज़राइल और दक्षिण में यहूदा। कुछ वक्त के लिए राजा उमरी ने इसे फिर से जोड़ा, लेकिन ये एकता ज्यादा टिकी नहीं। 722 ईसा पूर्व में असीरियन साम्राज्य ने उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, और 610 ईसा पूर्व आते आते बेबीलोनियन साम्राज्य ने पूरे इलाके को अपने काबू में ले लिया। तो एक साम्राज्य का अंत हुआ और शुरू हुआ सदियों लंबे विदेशी शासन का दौर। फारस से लेकर रोम तक एक के बाद एक नई ताकतें इस जमीन पर हुकूमत करती रहीं। और देखिए, हर हुकूमत का तरीका कितना अलग था। एक तरफ थे फारसी शासक, जैसे सम्राट कुरुश, जिन्होंने 550 ईसा पूर्व के बाद निर्वासित यहूदियों को वापस आने दिया। इतना ही नहीं, यरूशलेम में मंदिर दोबारा बनवाने के लिए पैसा भी दिया, मतलब धार्मिक आज़ादी थी। लेकिन फिर 198 ईसा पूर्व के बाद आए यूनानी शासक, और तस्वीर पूरी तरह पलट गई। राजा एंटियोकस चतुर्थ ने मंदिर को लूटा, यहूदी धर्म के पालन पर रोक लगा दी और पवित्र जगहों पर यूनानी मूर्तियां रखवा दी। जाहिर है, इस दमन ने एक बड़े विद्रोह को जन्म दिया, और इसी विद्रोह का नतीजा था कि कुछ वक्त के लिए आज़ादी वापस मिली। 142 ईसा पूर्व से 63 ईसा पूर्व तक साइमन नाम के एक यहूदी जनरल ने यूनानियों को खदेड़ दिया। भले ही आज़ादी का दौर छोटा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी और अहम घटना थी। लेकिन वो आज़ादी का दौर भी खत्म हुआ, और इसके साथ शुरू हुआ एक लंबा बिखराव, जिसे डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। ये वो वक्त था जब यहूदी समुदाय अपनी ज़मीन छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसने पर मजबूर हो गया। और इसी बिखराव के दौर में जब अलग अलग संस्कृतियों से मेलजोल बढ़ा, तो एक दिलचस्प चीज़ हुई। भारतीय दर्शन के प्रभाव से एक नया यहूदी संप्रदाय उभरा, जिसे एस्सेनी कहते थे। इनके सिद्धांत देखिए कितने अनोखे थे। अहिंसा, पशुबलि का विरोध, सत्य पर जोर देना और सभी इंसानों के साथ न्याय का प्रण। ये यहूदी परंपरा और बाहरी दर्शन का एक कमाल का संगम था। अब सत्ता का खेल देखिए कैसे चलता रहा। 66 ईसा पूर्व में रोमन जनरल पॉम्पी ने यरूशलेम पर कब्जा किया। फिर 135 ईस्वी में रोमन सम्राट हाद्रियान ने तो शहर को तबाही ही कर दिया और यहूदियों के आने पर पाबंदी लगा दी। सदियां बीती। 636 ईस्वी में खलीफा उमर की अरब सेनाओं ने ये इलाका अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1099 में ईसाई धर्म युद्ध शुरू हुआ और यरूशलेम पर उनका कब्जा हो गया। और उसके बाद तो 19वीं सदी तक यहाँ मिस्रियों और फिर ऑटोमन तुर्कों का राज रहा।
मतलब 1000 साल से ज्यादा सिर्फ सत्ता बदलती रही। अब हम आते हैं 20वीं सदी में, एक ऐसा दौर जब दुनिया बदल रही थी। 2 विश्व युद्ध हुए, बड़े बड़े साम्राज्य बिखर रहे थे, और इन सब के बीच इस जमीन की कहानी एक बार फिर एक नया मोड़ ले रही थी। ये था एक आधुनिक राष्ट्र के उदय का समय। और इस मोड़ की एक बहुत बड़ी वजह थी ये घोषणा। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश सरकार ने बैलफोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि वो फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम यानी एक राष्ट्रीय घर बनाने के विचार का समर्थन करते हैं। ये एक ऐसा बयान था जिसने आने वाले कल की नींव रख दी। तो हुआ ये कि 1917 में ब्रिटिश सेना ने ऑटोमन तुर्कों से ये इलाका छीन लिया और ये ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और 14 मई 1948 को आधुनिक देश इजराइल की औपचारिक तौर पर स्थापना हुई। और देश बनने के फौरन बाद 1950 में एक लॉ ऑफ रिटर्न यानी वापसी का कानून लाया गया। इसका असर ये हुआ कि अगले सिर्फ 7 सालों में ही दुनिया भर से करीब 7 लाख यहूदी इजराइल में आकर बस गए। 7 लाख सिर्फ 7 साल में। तो एक तरफ एक नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरे संघर्ष की जमीन भी तैयार हो रही थी। इस देश का जन्म शांति से नहीं हुआ, इसके साथ ही शुरू हुआ टकराव और संघर्ष का एक ऐसा सिलसिला जो आज तक इस क्षेत्र की हकीकत है। संघर्ष की शुरुआत तो 1947 में ही हो गई थी, जब ब्रिटिश मैंडेट खत्म होने वाला था। अरब और यहूदी समुदायों के बीच लड़ाई छिड़ गई। 1948 में इसराइल के बनने के बाद ये लड़ाई एक पूरे युद्ध में तब्दील हो गई, जो जनवरी 1949 तक चला। इसके बाद भी शांति नहीं हुई। 1957 में गाजा पट्टी को लेकर फिर संघर्ष हुआ और फिर आया 1967 का साल। 5 जून को 6 डे वॉर यानी 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ इजराइल था और दूसरी तरफ मिस्र, जॉर्डन और सीरिया। और जब 11 जून 1967 को युद्ध विराम हुआ, तब तक नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। इजरायली सेनाओं ने कई बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इनमें शामिल थे गाजा पट्टी, पूरा सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गोलान हाइट्स। इस युद्ध ने इस क्षेत्र की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये पूरा ऐतिहासिक सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जब इतिहास ही किसी जगह के वर्तमान की नींव बन जाए, जब अतीत की हर एक परत आज भी महसूस की जा सकती हो, तो फिर भविष्य कैसा होगा?